मेरे चैनल का नाम साइंटिफिक लॉज ऑफ नेचर है। यहाँ पे आपको हम बताने वाले हैं साइंस के बारे में। साइंस क्या एक्सप्लेन करती है? साइंस एक्सप्लेन करती है नेचुरल फिनोमिना को। साइंस एक्सप्लेन्स नेचुरल फिनोमिना। ये नेचुरल फिनोमिना है क्या? व्हाट इज नेचुरल फिनोमिना? व्हाट इज नेचुरल फिनोमिना? नेचुरल फिनोमिना होता क्या है, उससे पहले हम लोग को समझना होगा कि ये नेचर क्या है। ये नेचर को हिंदी में कहते हैं प्रकृति, आप सभी जानते होंगे। ये प्रकृति क्या है? प्रकृति एग्जिस्ट क्यों करती है? हर ग्रह, जैसे हर प्लेनेट, अगर हम लोग पूरे सोलर सिस्टम या पूरे यूनिवर्स की बात करें, हम लोग चलिए पहले पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं, तो हम लोग समझते हैं कि यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स को हम लोग हिंदी में ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड की जो हिंदी मीनिंग है वो मुझे पूरी तरीके से पता नहीं है, इसलिए मैं आपको यूनिवर्स जो इंग्लिश वर्ड है उसी के बारे में बताने वाला हूँ। ये यूनिवर्स जो है ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया, इसकी कुछ थ्योरियां हैं। इसकी सबसे पहली और सबसे प्रचलित जो थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी, और इसकी सबसे जो प्रचलित थ्योरी वो बिग बैंग थ्योरी है। और इसके बाद भी कुछ थ्योरीज आई, मगर उस पर ज़्यादा बिलीव नहीं किया गया। उसका कुछ कोई एक पुख्ता सबूत देखा जाए, उसका जो प्रूफ था वो बहुत ज़्यादा हम लोग के जो साइंसदान है जो इसको अपोज करते थे वो प्रूव नहीं कर पाए। और इसके साथ में जो से इसको जो इंट्रोड्यूस कराने वाले साइंटिस्ट है उनकी थ्योरी पे थोड़ा बहुत देखा गया कि मतलब हाँ दम है, थोड़ा मतलब दम है। तो ये बिग बैंग थ्योरी है क्या? ये बिग बैंग थ्योरी असल में कहा जाता है कि जो ब्रह्मांड था वो एक छोटे से बिंदु में था। एक छोटा सा बिंदु था जिसके अंदर पूरी की पूरी धरती, पूरा मतलब पूरा का पूरा सौर मंडल, जो कि एस्टिमेटेड बताया गया 10⁵ लाइट ईयर है, ठीक है। लाइट ईयर है, ये एस्टिमेटेड साइज ऑफ यूनिवर्स है। एस्टिमेटेड साइज ऑफ यूनिवर्स 10⁵ लाइट ईयर माना गया है। आज तक हम लोग ने ये एक्सपीरियंस किया है, थोड़ा बहुत जाना है, इतना निकलता है 10⁵ लाइट ईयर्स। तो ये कैसे बना, क्यों बना, इसके पीछे क्या रीज़न था, ये आज तक प्रूव नहीं हो पाया है। साइंस यहीं पे आके फेल हो जा रही है। जैसे कि कहा जाता है कि 1 की पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये हो सकता है 1 की पावर इनफाइनाइट हो तो क्या 1 इनफाइनाइट हो जाएगा? थोड़ा सोचने वाली बात है ये कि 1 की पावर इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता। 1 की पावर इनफाइनाइट कर दे तो हम लोग को 1 ही मिलने वाला है। इनफाइनाइट तक भी 1 का मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो 1 ही मिलेगा। ऐसे ही देखा जाए कि बिग बैंग थ्योरी एक छोटे से बिंदु के रूप में ब्रह्मांड था। अब उस ब्रह्मांड में क्या ऐसा हुआ कि वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो था, वो जो कॉस्मोस था वो पूरा का पूरा एक्सपैंड हो गया। जब ब्रह्मांड की उम्र 1 मिनट थी, मतलब 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, आप सब जानते होंगे। तो उसमें कुछ ऐसा एक्सपेंशन हो गया कि उसके बीच में जो मतलब जगह थी, जो स्पेस थी, उसके बीच में कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बनने लगी। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज का बनना प्रारंभ हो गया। जैसे कि हम लोग कुछ गैलेक्सी सबसे पहले बनी, गैलेक्सीज बनी,
फिर उसके बाद हम लोग का कुछ स्टार्स बने, जैसे कि सूरज, जैसे कि हम लोग का सन भी एक स्टार है, ठीक है। जैसे गैलेक्सी बनी, स्टार्स बने, ऐसे कि करके देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें बनती चलेगी। गैलेक्सी बनी, गैलेक्सी मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। स्टार्स बने, स्टार का एक एग्जांपल सन भी है। स्टार से निकलने वाली एनर्जी जो थी, सबसे पहली एक एनर्जी ही थी। अगर हम उस पॉइंट को, इस पॉइंट को अगर हम एक एनर्जी सोर्स कह दें, जिसका कुछ मास था, उसके अंदर कुछ एनर्जी थी, और क्या हुआ असलियत में, तो हम लोग कभी उसको हम लोग परख ही नहीं सकते हैं इस एरा में। आने वाले कुछ सालों में क्या पता हम लोग जान जाएं अपनी साइंस की मदद से कि हाँ यही असलियत में हुआ था, ठीक है। तो देखते हैं कि ये एनर्जी आने के बाद क्या हुआ। एनर्जी आने के बाद देखा जाए तो एलिमेंट्स आ गए। जैसे हाइड्रोजन सबसे पहला, H+ मतलब हम लोग दिखाते हैं हाइड्रोजन को। ये हाइड्रोजन सबसे पहला एलिमेंट था जिसका जो एटॉमिक वेट होता है, वो 1.008 होता है, AMU। एटॉमिक वेट को हम लोग AMU में नापते हैं, ठीक है। तो ये जो AMU तक हम लोग ने समझा कि H+ जो मतलब हाइड्रोजन था वो सबसे पहले था। और ये अभी भी अगर आप स्पेस के एक्सप्लोरेशन जो करके आए हैं, जो भी एस्ट्रोनॉट्स, उनसे पूछे कि सबसे ज़्यादा जो है कौन सी गैस स्पेस में पाई जाएंगी, तो ये हाइड्रोजन ही बताएंगे। और हाइड्रोजन के बाद जस्ट बाद बनती है हीलियम। इसका एटॉमिक वेट नंबर जो होता है वो 2 होता है, और एटॉमिक वेट जो होता है वो 4 होता है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स की बात होगी। इसके फर्दर बहुत सारे एलिमेंट्स आते चले गए, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ऐसे बहुत सारे मेटल, नॉन मेटल ऐसे आते चले गए। बहुत सारे एलिमेंट्स आए, कुछ रेडियो एक्टिव भी थे, इसलिए ये एलिमेंट्स बने। एलिमेंट्स के बाद देखा जाए तो ये लाइफ क्यों हैपन है, सिर्फ अर्थ पे क्यों लाइफ है, अर्थ पे ही लाइफ क्यों एग्जिस्ट करती है, वाई लाइफ एग्जिस्टेंस क्यों है, लाइफ का एग्जिस्टेंस सिर्फ अर्थ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस बनी होंगी, कुछ ऐसी लाइफ के, देखा जाए तो मतलब कुछ अकॉर्डिंगली, या कह दिया जाए कि कुछ लाइफ के अनुकूल या प्रतिकूल, तो नहीं कह सकते, अनुकूल कुछ परिस्थितियां बनी होंगी। इसलिए सबसे पहले हम लोग की जो अर्थ थी उसने किसके चक्कर काटने स्टार्ट किए, सन के इर्द गिर्द चक्कर। ये मान लेते ये सन है और ये तीसरा प्लेनेट अर्थ है, तो वो कुछ ऐसे इलेप्टिकल ऑर्डर में घूमता है, ठीक है। ये इलेप्टिकल ऑर्डर में घूमना ही इसको कुछ दिला रहा है। कुछ डिस्टेंस पे ये है, ये डी डिस्टेंस मान लेते हैं, ये डी डिस्टेंस पे घूम रही है। ये डिस्टेंस जो है और इसके बीच की जो डिस्टेंस है, देखा जाए तो ये बहुत ही कूल है लाइफ के लिए। अगर इससे थोड़ा सा पास भी अगर धरती होती तो शायद हम लोग कह सकते हैं कि लाइफ एग्जिस्ट ना करती, हम लोग वजूद में ना आते, ठीक है। तो इसका सबसे पहले तो देख लिया हम लोग ने एक एग्जैक्ट डिस्टेंस। फिर अर्थ का एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर देखा जाए तो एटमॉस्फेयर में सबसे पहले क्या था, सबसे पहले अर्थ जो थी एक फायरबॉल कहने मतलब एक आँख का गोला थी। ये पूरी अर्थ है, इसको हम लोग अर्थ मान लेते हैं, और ये पूरी की पूरी फायरबॉल थी। फिर फायरबॉल में कुछ ऐसे रिएक्शंस हुए, कुछ जैसे रिएक्शंस का नाम बताए तो कुछ H+H2 था जो वो रिएक्ट कर गया O2 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो और इसको जब इतना गर्म था, जब फायर बॉल थी तो यहाँ पे कुछ हीट भी हो गई, ये डेल्टा सिंबल केमिस्ट्री में
हीट के लिए दिखाया जाता है, ये हीट प्रेजेंस करता है। और इसने ये H2O बना दिया। ये जो H2O है, यही जो सबसे पहली चीज़ थी जो बनी थी, जो जिम्मेदार है लाइफ के लिए। ये H2O वैसे देखा जाए तो मून पे भी पाया जाता है और अन्य ग्रहों पे भी पाया ही जाता होगा। इतना जो देखा जाए तो इतना डीप में हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है। मगर ये जो H2O है, इसने बहुत ज़्यादा रोल निभाया अर्थ को कूल करने के लिए। अर्थ को कूल करने के लिए H2O ने सबसे ज़्यादा भूमिका रही, इसी की सबसे ज़्यादा भूमिका रही। फिर जब अर्थ कूल हो गई, लाखों सालों तक ये रिएक्शन जब चलती रही, उसके बाद एक